इमाम सिलसिला अज़ीमिया हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया के महबूब शागिर्द मुर्शिद करीम हज़रत ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह के यौम विलादत के मौके पर सरबराह सिलसिला अज़ीमिया डॉक्टर वक़ार यूसुफ अज़ीमी साहब ने आप सबको मरकज़ी मराक़बार में मदऊ किया। आप लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया और आपको सिलसिला अज़ीमिया मरकज़ी मराक़बार की जानिब से आप सबको खुशामदीद। सरमद गम इश्क बुलहवस राना दहीन। सरमद, ये जो इश्क का गम है ये अवल हवस लोगों को नहीं मिलता। सरमद गम इश्क बुलहवस राना दहीन, सोज़े दिले परवाना मगस राना दहीन। कि परवाने के दिल में जो सोज है शम्मा पे निसार होने का, उसके अंदर जो जज्बा है शम्मा पे कुर्बान होने का, वो मक्खियों के नसीब में नहीं होता। सोज़े दिले परवाना मगस राना दहीन, उम्र बायद के यार आयत बकनार। और ये कि महबूब से वसल हो जाए, महबूब से कुर्बत हासिल हो जाए, इसके लिए उम्रें चाहिए। उम्र बायद के यार आयत बकनार, ई दौलत सरमद हम कसराना दहीन। सरमद ये ऐसी बड़ी नेमत है जो हर आदमी को नहीं मिलती, ये उन्हीं को मिलती है जो इसार करते हैं। तो वो जो सोज़े दिल परवाना है वो आपको आज की इस तकरीब में नजर आएगा कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर मुर्शिद करीम ने मार्फत की शमा जो एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल होती रहती है, और जो तोहफा हमारे हम सबको दे कर गए हैं सरबराह अज़ीमिया डॉक्टर वक़ार यूसुफ अज़ीमी की सूरत में, तो इनके दिल का जो सोज है वो आपको आज की इस तकरीब में और इस सारी रोनवाई प्रेजेंटेशन में नजर आएगा। तकरीब का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से करते हैं, उसके बाद नाते रसूल मकबूल, और फिर मैं खालिद साहब को गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएं और प्रोग्राम की प्रोसीडिंग आगे बढ़े। पूरी महफिल पे चादर तने नूर के, नूर फैला हुआ जिसकी रात है, नूर फैला हुआ जिसकी रात है, नूर फैला हुआ जिसकी रात है। वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, लूटने रहमतों के खजीने चले, सबके तैबा की जानिब सफीने चले, मेरी साइब दुआ की रात है, नूर फैला हुआ जिसकी रात है। मैं पहले जब आया था तो ये सोच रहा था कि क्या प्रोग्राम होगा, कैसे होगा, मगर ये एक यूनिक प्रोग्राम था। और यूनिक प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम जिसकी हमें तोको नहीं थी
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज प्रोग्राम लगा। और मैंने अभी यही बातें इन लोगों से कर रहा था कि ये प्रोग्राम तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे कोई प्रोग्राम यूनिक ऐसी ज़ियारत नहीं होगी। और ये सारा चीज़ इंस्पायरेशन से हुआ है। पहले भाईजान को इंस्पायरेशन हुई है, फिर वो फिरते फिरते ऐसे शख्स को ढूंढ लिया कि वो खालिद मेमन से मैंने कहा कि आज आपको नज़र ना लग जाए, इतनी बेहतरीन आपने यूनिक बातें की। तो ये सारी इंस्पायरेशन हो रही थी। तो ये इंशाअल्लाह ताला एक जैसे यूनिक प्रोग्राम था, ऐसे यूनिक तरीके से ये बन भी जाएगा। और अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की वो फजल इसके ऊपर शामिल हाल है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ इस प्रोग्राम को देखकर। हालांकि मेरी अब 80 साल उम्र है, इतना ज़्यादा मैं बैठ भी नहीं सकता हूँ, मगर इधर मैं चुस्त बिल्कुल उस तरह हूँ। वजह ये कि इतना खुशी हुई है मुझे इस प्रोग्राम को देखकर। माशाल्लाह जी, ये जो प्रेजेंटेशन थी बड़ी अच्छी थी, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, बड़ा इम्प्रेसिव और बड़ी मेहनत की गई है उस डिज़ाइन को बनाने में। माशाल्लाह ये हमारे जो आर्किटेक्ट भाई थे बड़े, उन्होंने अच्छा काम किया। और भाईजान का तो खैर मरकज़ी किरदार था, तो भाईजान वक़ार यूसुफ साहब ने बड़ा उसमें रोल अदा किया। तो बताया गया था कि 8 महीने लगे हैं इस पर, और बहुत ही खूबसूरत, बड़ा इम्प्रेसिव, बड़ा माशाल्लाह, बड़ा हमारे भी ज़हन खुले, देखा बड़ा दिल खुश हुआ कि ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। बाबा जी के शायान शान और डिज़ाइन बन रहा है। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये बन जाएगा। बाबा जी का मज़ार मुबारक, तो इसको इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, ये दुनिया देखनी आएगी इसको जी। होटल में मुर्शिद करीम के मज़ार शरीफ और उसके साथ तसव्वुफ़ के फ़रोग़ के लिए दरगाह शरीफ की कंस्ट्रक्शन की जो प्रेजेंटेशन थी ना, वो बहुत ही काबिल तहसीन है, जो कि हाल, माजी और मुस्तकबिल का हसीन इम्तिजाज है। बहुत ही आला तफक्कुर और तदब्बर का हसीन शाहकार महसूस हुआ, जो कि भाईजान ने अपने वालिद और मुर्शिद करीम के लिए बहुत एक अच्छी कोशिश, अच्छी काविश और जिद्दोजहद है। जी माशाल्लाह, भाईजान की बहुत ज़्यादा मेहनत है। जिस तरह से शुरू में खालिद भाई ने कहा था कि सरमद गमेश कबूल अवसरानदन, भाईजान उसकी तफसीर हैं। और भाईजान जैसे हुजूर एक दफ़ा मुर्शिद ने फरमाया था कि अल्लाह करे मेरा जुनून आपका जुनून बन जाए, तो भाईजान के अंदर वो एक जुनून नज़र आ रहा है। और आज का जो ये प्रोग्राम था उसका हुजूर मुर्शिद करीम की दरगाह का, और माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये बहुत जदीद और कदीम तर्ज के दोनों तर्ज पे है, और बहुत अजीमुल शान दरगाह बनेगी। बहुत अच्छा प्रोग्राम था आज का। हमारी सबकी दुआएं भाईजान के साथ हैं, और हम सब लोगों को चाहिए कि हम इसके मरकज़ के साथ ताउन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी तकमील हो जाए। जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन था आर्किटेक्ट साहब रऊफ साहब खत्री साहब का, और उससे पहले जो खालिद साहब ने रंग भरा हुजूर मुर्शिद करीम की आखिरी आरामगाह, जिसको भाईजान ने दरगाह का नाम दिया है मज़ार शरीफ के हवाले से, मरकज़ मौसर के हवाले से, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि जैसे भाईजान ने इसके ऊपर मेहनत की है, जैसे आर्किटेक्ट साहब ने उसको ब्रीफ किया है, एक तो सबके जहन के दरीचे खुल गया कि जैसे भाईजान का एक विजन था कि जैसे मुर्शिद करीम ने फरमाया कि एक तो मेरा गुंबद नहीं बनाना, और वाकई एक यूनिक चीज़ है। और इसमें तीनों हिस्ट्री ऑफ जो इस्लाम है, माजी में जो हमारा डिवाइंग सिस्टम था, जो औलिया इकराम की खिदमत थी, जो हमारा कल्चर था, एक वो भी इसमें माजी के हवाले से इसमें रंग नज़र आ रहे हैं। हाल उसको कैसे चलाना है, उसमें एक यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है, तालीम का कंसेप्ट है, रूहानियत का कंसेप्ट है, मुर्शिद करीम की तर्ज फ़िक्र का उसमें कंसेप्ट है। हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द अजीज़ हमारे मुर्शिद करीम ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीम रहमतुल्लाह अलैह, उनका जो विजन था इसमें पूरा नज़र आ रहा है। जैसे भाईजान ने इसके ऊपर मेहनत की है कि मुस्तकबिल के लिए कि दरसगाह बने, एक अजीम यूनिवर्सिटी बने, एक कंसेप्ट बने। आज जो प्रोग्राम हमने देखा, अपनी ज़िंदगी में तकरीबन मेरी एज इस वक्त 74 ईयर्स है, मैंने ऐसा प्रोग्राम कहीं पे भी नहीं देखा। ये मेरी ज़िंदगी का एक नया तजुर्बा था,
جو یہاں پہ ہمیں دکھایا گیا ہے یہ ہمارا فیوچر ہے ہمارے سلسلے کا. میں مسلسل یہ پروگرام دیکھ رہا تھا اور یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو ہمیں دکھایا گیا ہے اس کو مکمل کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کھتری صاحب نے جو کام کیا ہے وہ سارا کا سارا ایسا کام ہے کہ وہ ابا کے شایان شان ہے، اور ابا جس لیول پہ روحانیت کے اس پہ ہیں تو اس حوالے سے الحمدللہ ہم نے جو کچھ دیکھا ہے، اگر ہم اس کو تعبیر پہنا سکے، اس کو عملی جامہ پہنا سکے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت بڑا کام لے لے گا. یہ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے کہ آج ہم سب ایک ایسے تاریخی اور بابرکت لمحے میں جمع ہیں جہاں درگاہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی مرکز سلسلہ عظیمیہ کی ڈیزائن کی تقریب رونمائی منعقد ہو رہی ہے. فلیکس کے ایک درگاہ کے منصوبے کا تعارف نہیں بلکہ ایسے خواب کی تکمیل کا نقطہ آغاز ہے جو روحانی اور سائنسی علوم، مراقبہ اور مکاشفہ اور رشد و ہدایت کو موجودہ اور آنے والی نسلوں تک پہنچائے گا انشاءاللہ. اس لمحے تک پہنچنے کے لیے تقریباً 8 ماہ پر محیط ایک طویل اور محنت طلب سفر ہے. بھائی جان نے جو مجھے اپنا ویژن بیان کیا، فن تعمیر کا ایک ایسا شاہکار جو حال میں رہتے ہوئے ماضی میں لے جائے اور مستقبل سے ہم آہنگ ہو، جو میرے والد صاحب کی لیگیسی کو کیری کرتا ہوں اور سلسلے کے اغراض و مقاصد سے الائن ہوں. اس کے ہر مرحلے میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز اور بیسٹ پریکٹسز کو مد نظر رکھا جائے. یہاں پر بات ہو رہی ہے 4 مختلف پروگرامز کی، 4 مختلف میگا پروجیکٹ کی. فن تعمیر کا ایسا شاہکار جو حال میں رہتے ہوئے ماضی میں لے جائے اور مستقبل سے ہم آہنگ ہو. ایک کنسٹرکشن، ایک آئیڈیاز، ایک آرکیٹیکٹ اور آرکیٹیکٹ کی بھی ڈیپتھ، پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ایک کنسٹرکشن کا گول. اس کے بعد وہ کنسٹرکشن جو میرے والد صاحب کی لیگیسی کو کیری کرتے ہو. دوسرا، جو سلسلے کے اغراض و مقاصد سے الائن ہو. ویژن ہے چھوٹی طور پہ 1 2 4 10 20 50 سال پہ محیط نہیں ہے بلکہ صدیوں پہ محیط ہے. جناب فہیم صاحب جو ہیں وہ ان کی ایک کمپنی ہے مسز پروپوشنز، وہ اس کے بانی اور پرنسپل آرکیٹیکٹ ہیں. انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس پاکستان کے فیلو ہیں اور قومی اور بین الاقوامی سطح پر 33 سالہ شاندار پیشہ ورانہ تجربہ رکھتے ہیں. ان کا کیریئر جدت، تعلیم اور قیادت کے امتزاج کی ایک روشن مثال ہے. نیشنل کالج آف آرٹس لاہور جیسے معتبر ادارے سے آرکیٹیکچر میں بیچلر کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد جناب کھتری نے اپنے فن کو اس اعلیٰ معیار تک پہنچایا جہاں روایت اور جدیدیت ایک دوسرے میں ہم آہنگ نظر آتی ہے. وہ پنجاب ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے نیشن وائڈ ڈیزائن مقابلے میں ایوارڈ یافتہ آرکیٹیکٹ رہ چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام خواتین اور حضرات کو میرا سلام. اور سب سے پہلے تو میں چاہوں گا آپ تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں
खुसूसन वकार यूसुफ अज़ीमी भाईजान साहब और खालिद अहमद साहब, जिन्होंने मुझे इस नाचीज़ को इस काबिल समझा कि मैं आपको आपके विजन में आगे बढ़ने में किसी हद तक मदद दी सकूं। बहुत खुशगवार एक मौका हुआ कि वकार साहब के जो विजन है उसको इन्हीं अलाइनमेंट के साथ उसको आर्किटेक्चरली प्रोफेशनली आगे बढ़ा दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो सोचा गया था वो बिल्कुल अलाइन था वकार यूसुफ अज़ीमी साहब की विजन के तहत। उसके पीछे काफ़ी हमारी डिस्कशन रही हैं, काफ़ी एक जर्नी रही है। आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। हम दुआ भी है कि अल्लाह ताला इस विजन को इस प्रोजेक्ट के जरिए आगे बढ़ाए कि आर्ट क्या होता है, डिज़ाइन क्या होता है और आर्किटेक्चर क्या होता है। आप चाहे जितनी भी किताब पढ़ रहे हैं, चाहे जितनी भी रिसर्च कर रहे हैं, जितना भी आप कर लें, अब फाइनली एक ही स्टेटमेंट आपको मिलेगा कि वो आर्ट जिसका कोई फंक्शन हो, जिसकी कोई यूटिलिटी हो, उस आर्ट को डिजाइन कहा जाएगा। इट मीन्स कि डिजाइन के अंदर जो चीज एक्स्ट्रा होती है वो फंक्शन होता है, वो एक मकसद होता है, वो किसी एक शख्स के लिए, किसी ग्रुप के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए, किसी शहर के लिए, किसी मुल्क के लिए एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंस है आर्ट में और डिजाइन में। आर्किटेक्ट का रोल जो होता है वो प्लानिंग के अंदर एक शायर की तरह होता है कि वो एक ख्याल को कूजे में बंद करना तफन जानता है अगर वो जेन्युइन आर्किटेक्ट है, और उस ख्याल को वजूद बख्शता है। हमारे नजदीक आर्किटेक्चर एक ऐसा फन है कि जिसमें उस आर्टिस्ट को, उस आर्किटेक्ट को वो आंख से देखता है। शुरू में वो गैर में देखता है, गैर से डिजाइन आते हैं और वजूद बख्शता है। इस सफर में अगर वो जेन्युइन हो, अगर वो बिल्कुल ईमानदार हो, तो उसको कई ऐसे मुशाहिदात होते हैं जो ज्ञान बनाएंगे और उसको फिर मैं बहुत अच्छे तरीके से को रिलेट कर पाता हूँ जो मैं इस सिलसिले के अदराज और मकादिस पढ़ता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने ऐसा मौका दिया है कि हम कुछ जो समझा है उस पर हम कुछ कर सकें। और इससे भी ज्यादा खुशी ये हुई कि माइंड फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं। वो सोच जो वकार साहब की है वो इजीली बड़े अच्छे तरीके से हम एक ही अलाइनमेंट में डिस्कशन और हमारे लिए भी बड़ा लर्निंग प्रोसेस था कि माशाल्लाह आप जैसे स्टेशन के लोगों के साथ जब इस तरह 1-to-1 बात हो तो बहुत कुछ सीखा भी, बहुत कुछ लर्न भी किया और इनकी इज्जत अफजाई थी, उससे एतमाद बढ़ा और इससे जज्बा भी बढ़ा कुछ करने का और खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ हम ये करते चले गए। मेरे समय मेरी जो टीम है, जैसे हमजा खत्री हैं, ये प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट हैं इस प्रोजेक्ट के, और सुफियान हैं और पूरी टीम है, साद हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस में उस तमाम ख्याल को वजूद बख्शने में एक रोल अदा किया। हम सबको एतमाद के साथ ये खुशी हो रही है कि हम आपको वो रिजल्ट दिखा सकें। इस स्पेस में अब हम क्या आइडियोलॉजी या क्या ऐसी कॉन्सेप्ट क्रिएट करें जिससे ये सिलसिला माजी के साथ कनेक्ट हो सके और हाल को भी शो करे और मुस्तकबिल के साथ हम आन दो। मैं ये चाहूंगा कि पहले हम मुसलमानों का माजी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। फनून का एक प्लेटफॉर्म मुहैया होता था और ये गोल्डन पीरियड हमारा जो है वो 8th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक ये रहा। तो वो हमारी उरूज था, वो हमारा गोल्डन पीरियड था जिसमें हमने हर फील्ड में जो है वो उरूज पे जाके काम किया। अब जो गोल्डन पीरियड हम देखते हैं, समझते हैं, जिनके अंदर हम देखते हैं कि खानदानी निजाम का एक बड़ा रोल था। अब वो शायद
اپنے اس لیول پہ نہیں پرفارم کر پا رہا. میسج وہی ہے. اور اگر میں دیکھتا ہوں جیسے میں اپنے ہی پوائنٹ آف ویو سے سوچوں تو مجھے ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اگر میں سوچوں کہ وہ کون سا خانقاہی سلسلہ ہے جو اگر اس اسٹاپ کو جو اس وقت وہاں رک گیا تھا اس کا بیسٹ کینڈیڈیٹ بن سکتا ہے کہ اس کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے. تو میری ایک نظر میں سلسلہ عظیمیہ بالکل اسی انداز سے یہاں وہ ذہن، وہ رہنما اور وہ ویژن موجود ہے کہ جس سے ہم اپنی دوبارہ نشاط ثانیہ، اپنی رینیسانس کی امید کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ لوگوں کی تمام فکری، شعوری اور ذکر، عبادت، پروگرامز، محفلیں، سب کچھ اس لیول کی ہے کہ بندے کو رب سے ملا دیا جائے. اور یہ جتنے بھی علوم ہیں ان کو آپ سمجھیں تو آپ کے ایمان کا لیول کچھ اور ہوگا. آج کا انسان وہ سب چیزیں دیکھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے. تو اس پروجیکٹ کی ڈیزائن کے لیے جب خیال بندی شروع ہوئی تو کچھ ایسا سوچنا شروع کیا، ایسا خیال دل میں آنا شروع ہو گیا کہ سلسلہ عظیمیہ کے اس مرکز کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ سمپل اس میں ایک مقبرہ ڈیزائن کر دیا جائے. اٹ شوڈ بی ورک لائک اے یونیورسٹی، ایک ایسی جامعہ، ایک ایسی درسگاہ جہاں سے اعلیٰ ذہن سازی ہو، وہ آگے بڑھ کر کے اس سلسلے مقاصد کو اور مزید آگے لے جائیں. اور بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ اب یہ سلسلہ عظیمیہ کوئی نیشنل یا ریجنل سلسلہ نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنل سلسلہ ہے. اور اس میں بہت اعلیٰ ذہن، پڑھے لکھے ذہن، پروگریسو ذہن یہ لوگ موجود ہیں. تو آج وہ موقع ملتا ہے کہ اگر ہم اس اسپیس کو جو اس وقت ہمارے پاس 0.6 اور 0.67 ایکڑ کی جو زمین ہے اس پر جو بھی اسپیسز ابھی پرفارم کر رہی ہیں، جو بلڈنگز، جو پروگرامز وہاں ترتیب دیے جاتے ہیں مرکزی مراقبہ حال میں، ان کو ایک ایسے ڈیزائن پروگرام کے تحت کنورٹ کیا جائے کہ وہ ایک عظیم درسگاہ بن سکے اور اس کو ایک عظیم خانقاہ، درسگاہ، ایک یونیورسٹی جیسا درجہ، فیلنگ دی جائے، کریکٹر دیا جائے. کیونکہ وہ وہاں یہی رہا ہے سب کچھ. ماشاءاللہ لیکچرز ہوتے ہیں، مراقبے ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، لوگ رہتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں اور بالکل ڈفرینٹ ذہن دیتا ہے. اور ان کو دیکھ کر کے حیرانگی ہوتی ہے کہ کوئی خانقاہی سلسلہ اس طرح بھی چل سکتا ہے. تو میرے ذہن میں اور ہماری کلیکٹیو ساری سب کی کوشش اور یہی تھا، بھائی جان صاحب کا بھی ویژن، کہ اس کو اس طرح لیا جائے کہ یہ ماضی سے کنیکٹ ہو اور فیوچر کے فیوچرسٹک ہو. تو ماضی وہ ہے جس کو میں نے ابھی ڈسکس کیا کہ وہ سلسلہ جو وہاں سے رکا تھا اس کو دوبارہ یہاں سے جوڑا جائے. تو جو بات ہم سیم کر رہے ہیں خیال کی، روشنی کی، اور آج ہمارے ہی آباء و اجداد کی علم کو یوز کرتے ہوئے وہی نقطہ اور وہی بات کر کے اگر یہ لوگ نوبل پرائز لے سکتے ہیں 2025 کا، تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ درسگاہ ایسی بنے کہ اگلی دفعہ یہ نوبل پرائز یہاں سے فزکس میں آپ کو پتا ہے کہ فزکس کی فیلڈ میں ابھی 3 لوگوں کو جو ایک نوبل پرائز دیا گیا ہے. وقار صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ سیم میسج ہے جو سلسلہ عظیمیہ کا ہے اور جو حقیقت ہے اور جو ڈسکرائب کیا گیا ہے. تو میسج وہی ہے، انہوں نے سمجھا، انہوں نے پروف کر کے دکھا دیا.
हम जानते हैं, समझते हैं, हमें भी प्रूव करना पड़ेगा। माशाअल्लाह अब्बा जी का विजन और वकार साहब का विजन और आप तमाम लोगों की कोशिशें, मेहनतें और आपकी वाबस्तगी, आप लोगों का इल्म बिलाशुबह इस चीज़ का हमें एक होप और एक उम्मीद दिलाता है कि ये चीज़ हो सकती है इंशाअल्लाह। हम हमारी निशात सानिया फिर यहाँ से होगी, हम हमारा रेनेसांस फिर यहाँ से होगा इंशाअल्लाह। एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट का एक्चुअली सही मानों में विजन यही होता है कि मैं उस यूजर की रूह को अफेक्ट कर जाऊं। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा कि हमारे माजी जहां जिस रीजन में थे हम, जैसे बगदाद वाज द मेन हेडक्वार्टर फॉर हिकमत एंड इल्म, और फिर जो है वो नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से भी इस तरह की मूवमेंट्स नहीं है। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि वो क्या क्या बिल्डिंग एलिमेंट्स थे जिनको वहाँ एक दर्जा हासिल था, और अब हम जब माजी से कनेक्ट करने जाएंगे तो हम चाहते हैं कि हम उस पीरियड में, उस बगदाद में, उस अंदलस में, उस कार्डोवा में चले जाएं और उसके रिफ्लेक्शन ऐसे लाएं कि वो ये ना लगे कि हमने सिर्फ माजी को कॉपी कर दिया है, मनोअन सिर्फ जिसको आम जबान में कहते हैं छाप दिया है, नहीं, इसको स्टाइलाइज्ड वे में आज की टेक्निक्स के मुताबिक, आज की जरूरत के मुताबिक इस तरह एम्बेड करना है कि once a person enters into that space, उसको फील हो कि मैं किसी दूसरे जगह आ गया। इंशाल्लाह 3-4 साल में, 5 साल में ये अपना वजूद बख्शेगा। हम दरख्वास्त करते हैं डॉक्टर वकार यूसुफ अज़ीमी साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। ये जो हमने काबिश की है, जिसमें सारा जो क्रेडिट है वो करीम तकरी साहब का है। ये उनको तो हमने एक कॉन्सेप्ट दिया था और उनके साथ ये बात हुई थी कि भाई कॉन्सेप्ट हम आपको दे सकते हैं, उसको मटेरियलाइज आपने करना, और बड़े दिल से उन्होंने ये काम किया है, बहुत दिल से, बहुत अब्बा जी के साथ, बहुत अकीदत से और सिलसिले ज़ीमिया के साथ बहुत गहरे एक क़ल्बी ताल्लुक़ के साथ, और सिलसिले ज़ीमिया से हाल और मुस्तक़बिल में एक बहुत बड़ी उम्मीद रख के इन्होंने काम किया। कि आप ये जो आपने कहा कि भाई नशत सानिया जो होगी, रेनेसांस जो होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमें ये सादत अता फरमाए। अज़्म करना है, उसके लिए हम सबको तैयारी करनी है, इल्मी लिहाज से तैयारी करनी है, अखलाकी लिहाज से तैयारी करनी है, रूहानी लिहाज से तैयारी करनी है, और हमने साइंस और तसव्वुफ के दरमियान एक ब्रिज बनना है इंशाअल्लाह। ये जो चीज़ है, जैसे कि अक्सर हमने लिखा है कि अभी फ़हीम ने भी वही बात की कि जितनी भी मॉडर्न साइंसेज, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो भी तो अल्लाह तक पहुँच रहे हो, अगर आप फिजिक्स पढ़े तो भी आप अल्लाह तक पहुँच रहे हो। तो अल्लाह तक पहुँचने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई नॉन साइंटिफिक उलूम आपको पढ़ने पड़ेंगे या ह्यूमैनिटीज पढ़नी पड़ेगी। अगर आप रूहानियत का सफर तय कर रहे हो जर्नी विदिन के जरिए, तो भी आप अल्लाह तक पहुँच रहे हो। और लेकिन जर्नी विदिन अनफुस और आफाक, अगर अनफुस और आफाक में वो एक उन जर्नीज को अगर कंबाइन कर दिया जाए और दोनों अपने 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 नतीजे फिक्र और दोनों अपने अपने इल्मी हासिलात अगर एक दूसरे के साथ शेयर करें, तो ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ी भलाई का काम है, ये सारे इंसानों का भला होगा। और हम चाहते हैं कि साइंस की तरक्की से जो इंसानों को फ़ायदा पहुंच रहा है, उसका बिलाशुबा बहुत बड़ा फ़ायदा है, उसका कोई इनकार नहीं है। हम सब उससे इस्तेफादा करने वाले लोग हैं, तो हम कभी भी साइंस के बारे में कोई नेगेटिव थॉट नहीं रखते, हम बड़े पॉजिटिव थॉट रखते हैं। हम खुद उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये भी साइंस की वजह से कर रहा हूँ, जो मेरे आप तक आवाज़ जा रही है। हमने ये सारी
प्रेजेंटेशन हुई, ये भी साइंस की ही वजह से सारी प्रेजेंटेशन हुई है। हमारी इसमें गुजारिश है जो हमारे सिलसिले के हम सब लोगों से करते रहते हैं, उसी को मैं याद दहानी आपको करा रहा हूँ कि हमारी सिर्फ ये गुजारिश है कि इंसानी अक्ल वही किताबें रहनी चाहिए। इंसानी अक्ल अगर खुद फैसले करेगी तो गलतियां करेगी, और अगर हम अल्लाह की निशानियों को खोज रहे हैं थ्रू साइंस, थ्रू आर्ट, थ्रू लिटरेचर, थ्रू रूहानियत, उसमें हम अल्लाह की मंशा को और अल्लाह की मशीयत को पेश नजर रखें और अपनी सारी अचीवमेंट को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। तो ये अचीवमेंट, साइंटिफिक अचीवमेंट सारी इस दुनिया के लिए खैर बनेगी। वरना अगर आप इसका एक्यूमुलेटिव रिजल्ट देखते हैं साइंस की तरक्की का, अगर आप उसका इंडिविजुअल रिजल्ट देखते हैं तो बहुत सहूलतें हैं, बहुत फायदे हैं, लेकिन अगर आप इसका इज्तिमाई रिजल्ट देखते हैं तो खसारा है। आप देखें ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इट इज ड्यू टू साइंटिफिक सारी जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं। इस वक्त एनवायरमेंटल चेंजेस क्या हैं, इस वक्त जमीन को जो आपकी मादर अर्ज को जो मसाइल दरपेश हैं वो क्या है, वो सब इंसानी कामों की वजह से है। और इंसानी कामों में उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन साइंटिफिक सारी डिस्कवरीज या अचीवमेंट्स का है। इंसान शुरू में ही ये अक्ल ले लेता कि ये साइंस की सारी बातें वही किताबें होती, कुरान किताबें होती, तो साइंस के बेनिफिट्स हमें मिलते और साइंस की वजह से जो जमीन को नुकसान उठाने पड़ रहे हैं और आज जो हमारी बका को चैलेंजेस दरपेश हैं वो ना हो। सिलसिले दुनिया का ये एक तरह से मिशन है कि हमारा ये मिशन है कि हम खुद भी इस बात को समझें कि हमने खुद भी साइंस पढ़नी है, अपने बच्चों को भी पढ़ानी है, साइंटिफिक अप्रोच अख्तियार करनी है, लेकिन कुरान के ताबे रहना है। जैसे आपने कहा ला गालिब इल्लल्लाह, ला हुक्म इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी को हुक्म नहीं, हुक्म अल्लाह का है। तो साइंस की डिस्कवरीज में भी अगर हम अपने आप को अल्लाह के हुक्म के ताबे रखेंगे तो इंसानों के लिए खैर का सबब बनेगा। और हम सिलसिले दुनिया चाहता है कि हम तसव्वुफ और साइंस के दरमियान गैप ना डालें, तसव्वुफ साइंस के दरमियान ब्रिज बनाएं। हमारी मौजूदा नस्ल, हमारी आने वाली नस्लें हर इल्म को अल्लाह से कुर्बत का जरिया बना लें। हमारे यहाँ होता है कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है उसके बारे में कहते हैं कि देहरिया हो गया, जो ज्यादा पढ़ लिख गया है इसलिए ये एथिस्ट हो गया, ये देहरिया हो गया। तो हमारा कहना ये है कि ज्यादा पढ़े लिखे को तो ज्यादा आरिफ बिल्ला होना चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा पढ़ा लिखा देहरिया हो रहा है और ज्यादा पढ़ा लिखा आरिफ बिल्ला नहीं हो रहा तो कसूर किसका है? क्या उस शख्स का जो एथिस्ट हो गया है उसका कसूर है या हमारा कसूर है? अगर ज्यादा पढ़ा लिखा सही समझ पे नहीं आ रहा, सही राह पर नहीं आ रहा, तो मैं समझता हूँ हमें अपना जायजा लेना चाहिए कि उसका कसूर नहीं है या हमारा। सिलसिले दुनिया इस सूरत हाल का जायजा लेना चाहिए। दुनिया भर में एथिज्म एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा फसाद का उन्वान है, और इसके लिए खैर की कुव्वतों को काम करना चाहिए। और सिलसिले दुनिया सब अकाबरीन को, सिलसिले दुनिया के सारे सीनियर्स को, जूनियर्स को, सबको इस बारे में सोचना चाहिए कि हमें अपना अल्लाह की मर्जी वाला किरदार किस तरह अदा करना है, जिससे अल्लाह खुश हो, जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो, और हमारा वो किरदार जो हमें हमारे मादी से जोड़ दे, हमें हमारे शानदार मादी से जोड़ दे। और अल्लाह का बहुत शुक्र है, सिलसिले दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे साथी हैं, बहुत अच्छे अच्छे जहन हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, रोशन नजर लोग हैं। अगर हमने अपनी सब मिल के इस तरफ फोकस किया तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी और अल्लाह की तौफीक के साथ हम सब इंसानियत की एक बड़े पैमाने पर खिदमत करने के काबिल हो सकें। ये माशाल्लाह आपने प्रोजेक्ट देखा, इस पे फहीम साहब का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने घंटों घंटों मेरी बातें सुनी इनके, लेकिन मुझे खुशी हुई कि जो मैं इनसे बात करता था वो इनका जो रिस्पॉन्स आता था तो मैं उससे मुझे बड़ा इत्मीनान होता है कि जो मैं कह रहा हूँ ये समझ रहे हैं। इसमें अब अब्बा से गाहे बागाहे बातें होती रहती थी, कभी कोई बात कभी कोई बात। तो एक दिन अब्बा ने मुझसे कहा कि देखो भाई जब मैं चला जाऊंगा ना तो मेरी कोई ऐसी जगह नहीं बना, सादा सादा, कब्र भी सादी सी बना। तो
जैसे बाद में लाइटर मोड में बात करते हैं, हमने कहा अल्लाह सलामत रखे, कभी जहन में नहीं था कि अब्बा चले जाएंगे, कभी मतलब आखिरी दिनों में भी जहन में नहीं था कि चले जाएंगे। तो जैसे हमने तो लाइटर मोड में किया, उन्होंने कहा कि भाई ऐसी कोई चीज नहीं बनाना, कच्ची सी कवर हो बस, ज्यादा नहीं बनाना, लेकिन अगर बनाओ तो शायद उन्होंने अंदर मेरा दिल पढ़ लिया होगा कि कुछ तो होना चाहिए, लेकिन अगर बनाओ तो ज्यादा बड़ा ना हो और उस पर गुंबद। तो मैंने कहा ठीक है जी, सही है, फिर हम दूसरी बातें करने लगे। अभी जब हमने ये काम शुरू किया तो इनको एक चैलेंज ये भी था कि गुंबद के बगैर कैसे बने। दूसरा मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं ये चाहता था कि एक तो ये किसी से इंस्पायर हो गए ना बनाए। एक तो मुझे ये एहसास था और है कि हमारे पास जगह बहुत कम है, तो जैसे आपने बताया 0.67 एकड़, पौने एकड़ जगह है, पौने एकड़ से भी कम जगह बहुत कम है। अब इतनी कम जगह में हम इसमें आर्किटेक्ट अपनी क्या फनकारी है, बड़ी बड़ी जगह होती तो बड़ा प्रोजेक्ट बनता, तो छोटी जगह में बनाना ये एक और बड़ा चैलेंज है। तो एक मेरी ये ख्वाहिश थी और है कि बाकी जो दरगाह बने उसकी जो बिल्डिंग हो, सादा सी बिल्डिंग हो, लेकिन वो ऐसी आर्किटेक्ट साहब बना दें कि वो जो मकबरा या मज़ार या दरगाह लैंडमार्क बन जाए। कि भाई ये हमारा ये जो है ना दरगाह ख्वाजा शमसुद्दीन अदीमी, वो पूरा इलाका उससे पहचाना है, ये उस इलाके की शनाख्त। तो इंशाल्लाह ताला इसमें हम सब की बहुत दुआएं हैं फहीम खत्री साहब के साथ, हम सबका बहुत शुक्रिया है इनके लिए, और बहुत दुआएं अल्लाह ताला आपके जहन को मज़ीद ज़रख़ेज़ी और मज़ीद दूरबीनी और मज़ीद माजी बीनी अता फरमाए। हाँ, माजी से कनेक्शन भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जहन में हमेशा ये रहा है कि हम एक बहुत बड़े दरख्शां माजी के बारे से और एक बहुत बड़े दरख्शां माजी के हम अमीन हैं। और तसव्वुफ़ जिस तरह इन्होंने गोल्डन एरा का जिक्र किया है, तो तसव्वुफ़ भी गोल्डन एरा में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अभी पिछले 300-400 सालों से जहाँ बाकी शोबों में इन्हतात आया है, वहाँ ये तसव्वुफ़ के मामलात में भी काफ़ी इन्हतात आया है। तो अल्लाह करेगा सिलसिले दुनिया के सब बहन भाई मिलकर ये अज़्म करेंगे, ये इरादा करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जिस तरह माजी में तसव्वुफ़ एक बड़ी इल्म की और तरबियत की एक बड़ा मकाम होता था, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला इस सदी में और आइंदा सदियों में सिलसिले दीनिया के जरिए तसव्वुफ़ इंशाअल्लाह इस खित्ते में, इस रीजन में, बल्कि सारी दुनिया में अपना खोया हुआ मकाम इंशाअल्लाह दोबारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसे काम करें कि अब्बा की रूह खुश हो जाए। माशाल्लाह मेरे बेटे ने, मेरे बच्चों ने माशाल्लाह मेरा ध्यान समझा है और उसको आगे बढ़ा है। तो इंशाअल्लाह हम सब मिलकर अब्बा के इस विरसे को बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ाएं। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
स्ट्रीट और ये अजीमिया पब्लिक रोड, ये बड़ी सड़क है और ये ईदगाह वाली छोटी सड़क है। तो इसके कॉर्नर को हमने हाईलाइट किया हुआ है थ्रू स्क्रीन्स। अब ये मेटल भी हो सकती हैं, वो जीआरसी की सीमेंटेड स्क्रीन भी हो सकती है, लेकिन इनका कलर टोनल वेरिएशन होगी। और यहाँ हमने लिखा है, क्योंकि मेजर फ्लो हम इसी रोड से लाना चाहते हैं, आगे जाकर के हमारा मेन गेट है, तो इधर जो है वो मैंने एक कैलीग्राफी की है मेटल में, दरगाह हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह। और उसके पीछे बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड वे में हमने यहाँ आइकॉनिक एक फीचर दिया हुआ है। और इसको आइकॉनिक फीचर रखने की जरूरत ये थी कि हम चाहते हैं कि जैसे ही हम मूव करके सड़क पर आए तो हमको एक फोकल पॉइंट नजर आए जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का हो। तो अगर आप देखेंगे, अगर ये यूनिवर्सिटी नुमा एक स्पेस हम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें जो फोकल पॉइंट है वो यही नोड है, वो यही कॉर्नर है, जिसका एक नुक्ता उसके बिल्कुल राइट अलाइन करता है जो मजार का सेंटर है। अब हम ज़ीमिया पब्लिक लाइब्रेरी वाले सड़क से आगे जा रहे हैं। पब्लिक स्कूल, ठीक है, पब्लिक स्कूल, हाँ, पब्लिक स्कूल वाली सड़क से हम जा रहे हैं। तो यहाँ ये फोर्टिफाइड वॉल्स आ रही हैं जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जिसमें टेक्सचर जो है वो वर्टिकल लाइंस में हो सकता है हम इसको हाथों से बनाएं, हो सकता है हम इसका कोई फर्मा बना करके लकड़ी के फर्मे से इसको प्लास्टर के अंदर ही ऐसे बनाएंगे, तो पिगमेंटेड वैल्यूज के साथ टेक्सचर डिफरेंट हो जाने से कैरेक्टर फर्क आ जाएगा। ऊपर जो है वो रगेड फिनिश होगी और मरकज सिलसिला अज़ीमिया का एक लोगो जो है मेटल में बना होगा और ये स्क्रीन जो है वो हमारे डिजाइन का हिस्सा होगी। अब ये मेन एंट्रेंस डोर आ गया अज़ीमिया पब्लिक रोड जो है स्कूल वाला। अब यहाँ से दिस इज आवर मेन एंट्रेंस डोर। वो जो मैंने डिस्कस किया था कि जी दरवाजे का सड़क से एक रिश्ता है, दरवाजे के थ्रू इस बिल्डिंग का सड़क से रिश्ता है दरवाजे के थ्रू, और दरवाजा खुलता है डेवड़ी में। तो इसके बिल्कुल पीछे जो है वो एक डेवड़ी है और उसके बाद हम जो है वो मेन सेंट्रल कोर्टयार्ड में जा रहे हैं। और इन ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर से या इन ट्रायंगुलर मोटिव्स के जरिए जो है वो हम यहाँ कुछ एक मैसेज क्रिएट करेंगे। अभी हमने इसको सिंबॉलिकल वे में दिखाया हुआ है, हम इसकी कोई मिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ पर एम्बेड किए जाएंगे और ये हमारी लाइट सोर्सेस आ जाएंगे जो डाउन फायर होंगी सारी। और इस किस्म के जो फीचर्स हैं ये इस तरह ऐड करके हम वो इल्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं कि वो जो हमारा खूबसूरत माजी था उससे जो मैसेज हम यहाँ देना चाहते हैं वो इन पूरी चीजों का एक सही मरकब बन के ही फिर हमें मिल पाएगा। इसलिए हमने यहाँ डबल हाइटेड वॉल ली हुई, आगे जाकर सिंगल हाइटेड है। अब ये हम मेन एंट्रेंस की तरफ आ गए, ये हमारी सेकेंडरी एंट्रेंस है, नहीं ये मेन एंट्रेंस है। अब हम डेवड़ी की तरफ जा रहे हैं, दिस इज डेवड़ी। देखिए ये टेक्सचर आपको यहाँ नजर आ रहा होगा और ये वो लाइंस वाला टेक्सचर भी आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर। एंड दिस इज मेटल स्क्रीन, वुडवर्क स्क्रीन। अब हम डेवड़ी में आ गए। अभी तक हम अब मेन डोर को देख रहे हैं जो बाहर की तरफ है अभी तक, और यहाँ से हम जब अंदर जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि सेंट्रल कोर्टयार्ड है। अभी मेन सेंट्रल कोर्टयार्ड आ गया था जिसमें यहाँ रिफ्लेक्शन पूल है, ये रिफ्लेक्शन पूल है, ये आस्थाना है और ये मौजूदा बिल्डिंग है जिसको हम जो है वो स्टाइलाइज्ड वे में इसी डिजाइन की थीम में ले आएंगे और इसको एक्सेंचुएट ऐसा कर लेंगे कि इन कॉलम्स की जैकेटिंग करके हम इन स्टेप्स को यहाँ इस स्पेस में ले आएंगे। अब ये जो फ्लोर है, इन फ्लोर के अंदर भी बहुत ही ये होगा स्टोन फ्लोर या स्टोन की तरह टाइल्स होंगी और उनके अंदर हम खास लाइन वर्क ऐसा करेंगे जो हल्का सा ज्योमेट्रिकल पैटर्न बना रहा होगा जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी और जिससे पैटर्न के साथ कनेक्टिविटी भी जो है वो हमें फील हो रही होगी, लेकिन उसमें कोई स्ट्राइकिंग कलर्स नहीं होंगे ताकि ये सबड्यू रहे और ये बैकग्राउंड का मैसेज देते रहे। हमें उसको सेलिब्रेट नहीं करना, हमें सेलिब्रेट उस स्पेस को करना है। नाइट व्यू, ये जो आस्थाने का जो डिजाइन है यहाँ मोस्ट प्रोबेबली वुडवर्क और मेटल वर्क के साथ इसको बनाएंगे। इस पूल के अंदर भी जो है वो एक्वा ग्रीन कलर की छोटी छोटी मोजाइक टाइल्स होंगी और इनके अंदर भी लाइट्स होंगी ताकि रात को ये एक और इम्पैक्ट हमें क्रिएट कर सके। और वो जो एग्जिस्टिंग हमारी रोड है और एग्जिस्टिंग हमारी एंट्रेंस है उसको हम एज ए सर्विस एंट्रेंस यूज कर रहे होंगे। फिर यहाँ हमने दिया, यहाँ लेबोरेटरीज हैं, यहाँ कुछ लंगर खाने का है, यहाँ पर हमारे वेटिंग सिस्टम है और यहाँ से एक डोर हमने दिया है जो बराबर में अगर हमें कोई नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिलती है तो हम यहाँ
स्कॉलर्स के लिए रेजिडेंसीज वगैरह बनाएंगे ताकि स्कॉलर्स जो बाहर से आए वो यहाँ रिसर्च कर सकने के लिए रुकें और अपनी एकोमोडेशन यहाँ के पास। अगेन अनदर व्यू। अब ये वो स्पेस है जो अभी यहाँ से दूसरी स्लाइड में और नजर आएगी कि यहाँ हम उसको एल शेप में लेकर के गए यहाँ से यहाँ। अब यहाँ हमारे बाकी सारे प्रोग्राम्स और उनके रूम्स और उनकी सारी लोकेशन हो रही होगी और नीचे जो है वो गेस्ट वाले एरियाज होंगे जिसमें सुवेनियर शॉप्स हैं, लाइब्रेरी है और वेटिंग एरियाज हैं, इस तरह की चीजें यहाँ हो जाएंगी और सिक्योरिटी रूम्स हैं। अनदर व्यू। अब ये आपका कवर्ड जो है एक लेक्चर रूम हो गया जो कि ओपन है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ओपन है और उसकी जो डेड वॉल होगी उस डेड वॉल में हमने वो पूरा कॉस्मिक ऑर्डर का एक ड्राइंग जो है वो प्रिंट की हुई है। अच्छा, इस तरह ये जो ऊपर के जो आर्केड है, क्योंकि ये आर्केड हमने ऐसा दिया है जो सेंटर ओरिएंटेड है, जैसे यहाँ है वैसे ही यहाँ होगा। इन आर्केड्स को हम सेंट्रल फोकस यानी कोर्टयार्ड फोकस बनाएंगे और उनके आगे आगे इस तरह की वुडवर्क या मेटल की स्क्रीन्स होंगी और इनके साथ जो है वो खास किस्म के ब्रैकेट्स पर इस किस्म के फ्लायर्स हैंग होंगे जो ओकेजनली चेंज होते रहेंगे, नए नए प्रिंट्स बनते जाएंगे ओकेजन्स के मुताबिक, महफिल के मुताबिक, वो यहाँ मैसेज आता चला जाएगा। और फिर इस हिस्से को दोबारा अप करके और फिर मज़ार शरीफ को जो है वो फर्दर हमने 1.5-2 फीट अप करके ताकि उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू भी हो और उसका स्केल जो है वो बाहर से रीड हो। इस किस्म के जो फीचर्स हैं जो कि फिक्स भी हो सकते हैं, रिमूवल भी हो सकते हैं, वो आपको नीचे शैडो कास्ट करेंगे जिससे अनदर डायमेंशन ऑफ डायनामिक्स जो है वो यहाँ हमें नजर आएंगे और ये सूरज के साथ साथ मूव करते रहेंगे तो आपको अलग अलग शेड नजर आएंगे एक ही फ्लोर की। अर्थली टोन्स, वेजिटेशन, स्टेप्स, कोर्टयार्ड, लाइट्स, ओपननेस, सेंट्रल कोर्टयार्ड इफेक्ट, दुनिया से दूर एक अपना मेट्रो का सेट। अब हम उस जो लेक्चर हॉल जैसा है हम इसके अंदर खड़े हैं, यहाँ से भी हमें वो जो मेन एरिया है वो इनविजिबल कहीं से भी नहीं, यहाँ से भी हमें दिख रहा है ताकि हम विजुअली फिजिकली कनेक्टेड। और यहाँ अगर कोई एक्टिविटी हो रही होगी तो ये बहुत अच्छा सेटिंग ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, ये वाले स्टेप्स, ये वाले स्टेप्स, वो वाले स्टेप्स, तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा मिल जाएगा इनफॉर्मल में। अच्छा, हार्ड फ्लोर होने से थोड़ी मेंटेनेंस भी कम होगी और वेजिटेशन पूरी मिलेगी और हम जो है वो इसको लाइटिंग इफेक्ट के जरिए और रिफ्लेक्शन पूल के जरिए उसको कूल डाउन भी कर रहे होंगे, मेटल स्क्रीन या वुडवर्क स्क्रीन। यहाँ इस दीवार को हम जो है वो स्क्रीन बनाए और यहाँ कहीं से प्रोजेक्टर्स वगैरह लगा करके हम अपने प्रोग्राम्स कैरी ऑन करेंगे। जिसको हमने एक पूरा कॉस्मोलॉजिकल एक ऑर्डर यहाँ डिपिक्ट किया हुआ है, सूरज और सैयारे और सारी चीजें। ये अभी सिंबॉलिकल वे में हमने यहाँ इस वॉल को पूरा किया है। नेचुरली इस पर एक भाईजान से एक बहुत सही रास्ते गुफ्तगू होगी और यहाँ पर एक मजेदार सा एक पूरा पिक्चर हम डिपिक्ट करेंगे, लेकिन इसका रिव्यूजन यहाँ दे दिया है कि इट हैज टू बी हियर। आई थिंक अभी कुछ इस तरह है भी वहाँ पे, अभी वो सामने है। सामने ये जैसे ही हम इस तरफ दरगाह की तरफ हम पहुंचते हैं और फिर हम रिवर्स देखें तो ये मौजूदा बिल्डिंग होगी, ये एल शेप में और ये एल शेप में यहाँ तक ये न्यू बिल्डअप होगा, ठीक है, जिसमें ऊपर ये आर्केड चल रहे हैं जैसे यहाँ चल रहे हैं, इन सब का फोकस इस तरफ है, उन सब का फोकस इस तरफ है, वही मुराकबे का कॉन्सेप्ट सेंटर की तरफ। और यहाँ हमारे ये क्लासरूम बनेंगे, यहाँ से लोग जो बाहर वाली सड़क से अंदर आएंगे वो यहाँ से रिवील करेंगे इसको। यानी हाइड एंड सीक वाला प्रिंसिपल है कि आप एकदम कुछ ना दिखाएं, जरा ट्रांजिशनल वे में लाएं विजिटर को, फिर जो सेंट्रल कोर्टयार्ड है फिर दिखाएं। अब ये रात में दिन में इसके ये इफेक्ट्स हो रहे होंगे। और जैसे जैसे कोई ओकेजन होगा तो हम उसको डिफरेंट तरीके से रिलेट कर रहे हैं। इधर तो उधर का गेट का बता दीजिएगा कि वो एक गेट हमने। अच्छा हाँ, एक जैसे ये अजीमिया स्ट्रीट है ना, इस स्ट्रीट में पीछे सामने की तरफ ईदगाह है, तो ईदगाह से भी हमने रास्ता दिया है ताकि जिसको डायरेक्ट यहाँ मज़ार आना हो तो वो यहाँ से भी आ सके और इस कॉम्प्लेक्स का हिस्सा भी बनता है।
तो इन वे देखा जाए तो 3 एंट्रेंसेस हैं, एक बड़ी सड़क से जो मेन एंट्रेंस है जो थ्रू देवड़ी आएगी कोर्टयार्ड के अंदर, और एक डायरेक्ट यहाँ से, और दूसरी वो जो मौजूदा है उसको हम एज ए सर्विस एंट्री यूज करेंगे ताकि गाड़ी वहां तक आ सके। यहाँ बिल्कुल सिटिंग्स वगैरह दी हैं, और इधर वजू खाना वगैरह दिया था वो। जी जी, ये इसको हम एज ए वजू खाना भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ इस तरफ हमने जो है इस तरफ जो है वो यहाँ हमने एक्सटेंशन की है ख़वातीन के लिए वजू खाना और लेबोरेटरीज हैं, इसी तरह ऊपर जो है वो जेंट्स के लिए इस तरफ भी है, और वो जो सर्विस एंट्रेंस जहाँ से हमारी आ रही है उस तरफ भी मौजूद है। माशाल्लाह हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब रहमतुल्लाह अलैह की प्रेजेंटेशन हमने देखी जिससे आगाज शुरू हो गए, और इंशाअल्लाह ताला सिलसिला अज़ीमिया के तमाम अफराद का भरपूर ताउन हमें हासिल रहेगा, तो इसको हम मुकम्मल पाए तस्लीम तक पहुँचाएंगे। इस हवाले से एक स्कीम बनाई गई है कि आप लोग सब अपने अपने डोनेशन कलंदर शौक फाउंडेशन के नेशनल बैंक के अकाउंट में अरसाल करेंगे। तो मिनिमम एक ईंट जो कि 1000 रुपए की है वो हर एक अपनी इस्तात के मुताबिक वो कंट्रीब्यूट, एक यूनिट एक ईंट, 1 ब्रेक 1000 और 1 यूनिट है। तो अगर किसी ने 10 ईंटें ली तो 10,000 की हो गई। इसी तरह सब लोगों का ताउन हासिल रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला ये जल्दी पाए तकमील को पहुंचेगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फ़हीम भाई ने और मेमन साहब ने एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन पेश की, और जिसको वकार भाई के विजन को और हमारे सिलसिले अज़ीमिया के कवायद व ज़वाबित मुर्शद करीम के जो उन्होंने हमें कवायद व ज़वाबित दिए थे उनकी रूह में एक ऐसी दरगाह के तौर पे इन्होंने पेश किया जिसमें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और आर्किटेक्चर नए अंदाज के साथ अप टू डेट स्टाइल में पेश किया गया। इंतहाई बेहतरीन और शानदार प्रोग्राम हुआ जिसमें इस दरगाह के हवाले से एक थीम को मद्देनज़र रखा गया। ये सिर्फ एक दरगाह नहीं है बल्कि एक यूनिवर्सिटी है जिसमें दरगाह को इस अंदाज से डिज़ाइन किया गया है कि मौजूदा हालात को सामने रखते हुए माजी की जो गोल्डन एरा है वो भी सामने आए और आइंदा मुस्तकबिल में भी जो उसकी ज़रूरियात है उनको पूरा कर सकें। मौजूदा हालात के तनाजुर में इंतहाई खूबसूरत काविश थी। भाईजान के जहन में जो दरगाह के लिए फ़िल्म चल रही थी, आज उसका इतना खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले किया कि हम माजी, हाल और मुस्तकबिल के गिर्द घूमते रहे। अल्लाह ताला भाईजान को सलामत रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती अता फरमाए और वह हमारी इसी तरीके से रहनुमाई करते रहे। और मेरा ये यकीन है कि जब ये ग्राउंड पे खूबसूरत तरीके से आएगा तो ये एक यूनिक और एक यादगार तस्वर की जाएगी। यहाँ पे एक बहुत एक हिस्टोरिक इवेंट जो है वो में शरीक होने की सआदत मुयस्सर आई हमें अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे तस्वर से भी ज़्यादा एक बेहतरीन किस्म की कैफियत मरतब हुई और बहुत ही एक यूनिक किस्म की ये एक महफिल थी। और इसमें जो सबसे मुतासिर कुन बात है वो मोहतरम क़िबला भाईजान की जो एक अनथक कोशिश और मेहनत है
وہ انتہائی ایک خوشی کا باعث بھی ہے اور کچھ حیران کن بھی ہے کہ اتنے تھوڑے عرصے میں 8 ماہ کے 7 ماہ کے عرصے میں اتنا بڑا انیشیٹ لینا اور چیزوں کو سم اپ کر کے فائنل کرنا، اور وہ بھی حضور مرشد کریم کی درگاہ کے حوالے سے خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بھائی جان کو مزید ہمت اور لگن کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب بہن بھائیوں حضور مرشد کریم کے مزار اقدس کو بنانے میں مل جل کر ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک میں نے جتنے بھی مزارات دیکھے ہیں ماشاءاللہ بہت سے خوبصورت ہیں، لیکن یہ حضور ابا جی کا جو مزار مبارک ڈیزائن کیا گیا ہے یہ بالکل منفرد اور بہت خوبصورت ہے۔ بھائی جان کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں اس پرسعید تقریب میں بلایا اور ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ تقریب رونمائی تھی درگاہ شریف کے حوالے سے۔ اٹس اے مارولس پروگرام، اور انڈر دی ڈائنامک لیڈرشپ آف بھائی جان محترم ڈاکٹر وقار یوسف صاحب، ان کا جو ویژن ہے اس کو لے کے چلنا ہے، امتزاج ہے اپنے اسلاف کا اور فیوچر کی جو بھی سائنس ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے یہ ایک ایسی، یہ نہ صرف یہ مقبرہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک ایسی درسگاہ ہوگی، اس کی ایک ایک چیز جو ہے نا اس سے جو ہے علم کی ایک جھلک نظر آ رہی ہوگی۔ بابا جی کی درگاہ کے بارے میں دیکھ کر اور جو انہوں نے پریزنٹیشن دی اسے سن کر بہت اچھا لگا، اور ایسا لگا کہ جیسے ہمارے مرشد کریم کا ویژن جو ہے اسے اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھائی جان۔ ہماری دعائیں بھائی جان آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے ویژن کو اور زیادہ وسعت دے، اور انشاءاللہ اس ویژن کی تکمیل میں ہم اپنی بساط کے مطابق جو بھی ہم سے ہو سکا ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آج کا پروگرام ہماری جو توقعات تھیں اس سے 1000 گنا جو ہے نا وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ بہتر تھا۔ اس میں بہت ساری کاوشیں نظر آئیں، خصوصاً بھائی جان کی، خالد بھائی کی، اور جو آرکیٹیکٹ تھے انہوں نے تو کمال ہی کر دیا ہے۔ آج مرکزی مراقبہ حال کے زیر اہتمام ہونے والی حضور ابا جی کی درگاہ کی پریزنٹیشن دیکھی ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت پریزنٹیشن ہے۔ جیسا کہ فہیم کھتری صاحب نے کہا کہ آرٹ جو ہے وہ ایک شاعری ہے، تو وہ دیکھ کے لگا کہ جیسے وہ شاعری جو ہے وہ اینٹوں اور پتھروں سے بہت خوبصورت شاعری دی گئی ہے۔ اصل جو اس کا صحرا جاتا ہے وہ بھائی جان کے ساتھ پہ جاتا ہے، اور بلا شبہ بھائی جان کی جو فکر ہے، جیسے انہوں نے ماضی حال اور مستقبل میں صوفیانہ کلچر کو ایک جگہ پہ سم اپ کیا ہے، وہ قابل تحسین ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام ارینج کیا گیا اور بہت ہی اچھی پریزنٹیشن تھی۔ اس میں آرکیٹیکٹس نے اور محترم بھائی جان ڈاکٹر وقار عظیمی صاحب نے مرکزی کردار ادا کرتے ہوئے 8 ماہ کی قلیل عرصے میں اس ڈیزائن کو مکمل کیا۔ یہ ڈیزائن ہمارے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے شایان شان بنایا گیا۔